हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे कि नोड.जेएस के अंदर बफर और स्ट्रीम्स क्या होते हैं। ठीक है, बट उससे और ये सब चीज़ें टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे बफर और डेटा व्यू और टाइप डायरीज क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि नोड.जेएस के अंदर बफर क्या होता है, स्पेसिफिकली नोड.जेएस के अंदर ही होता है ये तो। और जो एरे बफर डेटा व्यू टाइप डायरीज होता है ये नोड.जेएस के अंदर भी होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि बफर जो है उसकी लिमिटेशंस क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रीम्स क्या होती है। एक्चुअल बीच में ये दो चीज़ें भी देखेंगे, बट बफर की जो लिमिटेशंस है वो सोल्व करते हैं स्ट्रीम्स। तो स्ट्रीम्स क्या होती है और स्ट्रीम्स की हेल्प से हम कैसे रीड और राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। और उसके बीच में हम देखेंगे कि नोड.जेएस के अंदर एमिटर क्लास क्या होती है और एफ एस मॉड्यूल की हेल्प से हम कैसे रीड और राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे बफर क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और मैं इस वेबसाइट पर आ गया हूँ। मैं इसका डेवलपर टूल्स ओपन कर लेता हूँ, इसको फुल स्क्रीन पे कर लिया। ठीक है, तो एरे बफर क्रिएट करना है सबसे पहले में, उसके लिए हमें एरे बफर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करना पड़ता है, जिसको हम लूप की हेल्प से कॉल करते हैं। इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है उसके अंदर हमें बताना होता है कि हम बफर कितने साइज का बनाना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ पर 4 या 8 कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, अब यहाँ पर एक छोटा सिंबल आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेमोरी इंस्पेक्टर टैब खुल चुका है। यहाँ पर 8 बाइट्स है, हेक्साडेसिमल में शो हो रहे हैं। अभी ये जो 8 बाइट्स है इनमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अब अगर मुझे इन बाइट्स पर कोई डेटा लिखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा व्यू या टाइप डायरीज। पहले मैं डेटा व्यू बता देता हूँ कैसे। उससे पहले मैं सारे बफर को एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं बना लेता हूँ एक डेटा व्यू। डेटा व्यू बनाने के लिए हमें न्यू न्यू लगाना पड़ता है और इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमें कॉल करना पड़ता है। डेटा व्यू का जो आर्ग्यूमेंट होता है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, उसमें हमें लिखना होता है कि ये जो व्यू है वो किसको पॉइंट करे। हम चाहते हैं कि जो ए नाम से जो ये हमारा एरे बफर है इसको पॉइंट करे। ठीक है, ये हमारा व्यू है। अब हम चाहते हैं कि इस व्यू के अंदर हम, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसी एरे बफर को पॉइंट कर रहे हैं जो हमने ऊपर बना रखे हैं। ठीक है, अभी सभी खाली है, 0 है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हम डेटा को फिल करें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं व्यू के ऊपर कुछ मेथड्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेट इंट 8 मेथड होता है, मैं उसका यूज़ करूँगा। इसके अंदर जो दो आर्गुमेंट चलते हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट होता है कि हम किस इंडेक्स पर राइट करना चाहते हैं और दूसरा होता है हम क्या राइट करना चाहते हैं। तो मैं फर्स्ट इंडेक्स पर ही राइट करना चाहता हूँ, फर्स्ट बाइट पर ही, यानी 0th बाइट पर ही। मैं क्या राइट करना चाहता हूँ, मैं मान लो कुछ भी राइट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, 39 ऐसे कुछ भी लिख लिया, या 90, 91, कुछ भी 98 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं व्यू देखूँ और मेमोरी इंस्पेक्टर टैब ओपन करूँ तो देखो यहाँ पर डेटा फिल हो चुका है। 98 मैंने डेसिमल में लिखा था, यहाँ पर उसको हेक्साडेसिमल दिखा रहा है 62। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम व्यू के अंदर डेटा फिल कर सकते हैं। मैं और भी, अभी मैंने सिर्फ 0th इंडेक्स पर ही किया था, मैं आपको 4th इंडेक्स पर करके दिखा देता हूँ। और मैं मान लो 120 या 122 स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इसका जो हमने किया था फोर्थ इंडेक्स पर हमने डेटा को स्टोर करवा लिया। तो ये तरीका होगा डेटा व्यू की हेल्प से हम कैसे डेटा को राइट कर सकते हैं एरे बफर के अंदर। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि हम टाइप डायरेक्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप डायरेक्ट कई तरीके की होती है। अभी मैं यूज़ करता हूँ इंट 8 एरे का। ठीक है, इंट 8, इंट 16, 32 बहुत तरीके की होती है, और फ्लोट वगैरह भी होती होंगी, वो देख लेना आप। ठीक है, तो इंट 8 एरे है। इसके अंदर इसको भी हमें न्यू की हेल्प से कॉल करना होता है। इसके अंदर भी हमें हमारा एरे बफर डालते कि किसको पॉइंट करे। तो हमने ए बनाया था, इसको पॉइंट करे। वो जो हमारा इंट एरे है इसको मैं एक वेरिएबल में सेव करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं टाइप एर, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, मैंने अभी ये लिख लिया। एंटर प्रेस करता हूँ, मैं टाइप्ड एर को देखता हूँ, प्रेस किया तो ये देखो, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसके अंदर देखो 0 से 7 यानी कि 8, ये भी जो है ना 8 बाइट्स का इसको एक्सेस है। ठीक है, और जो हमने एरे बफर बना रखा था ना, उसके 0th और 4th इंडेक्स पर हमने पहले से कुछ लिख रखा था, तो ये वही शो कर रहे हैं। वही हो गया। अब मैं इसका मेमोरी इंस्पेक्टर टैब ओपन कर लेता हूँ, तो मेमोरी इंस्पेक्टर कुछ नहीं खुलेगा, मतलब वही खुलेगा
जो हमारा इंटरनल जो एरे बफर ए है ना वही शो होगा। ठीक है, अब 0th और 4th इंडेक्स पर है, मान लो मैं फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ लिखना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम डायरेक्ट जो है ना जैसे हम एरे के अंदर किसी इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करनी होती है ब्रैकेट नोटेशन से, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लो फर्स्ट इंडेक्स पर मैं लिखना चाहता हूँ 42, मैंने 42 लिखा। अब मैं दोबारा से टाइप एर को चेक करूंगा, तो ये देखो 0th और 4th इंडेक्स पे पहले से था, फर्स्ट इंडेक्स पे 42 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइप एरे की हेल्प से भी बफर के अंदर डेटा को लिख सकते हैं। ओके, तो मैं ये हटा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ कि नोड जेएस के अंदर हम बफर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली नोड जेएस के अंदर ही हम एक बफर नाम का एक क्लास मिलती है, उसका यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो नोड जेएस के अंदर एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ टाइप्स नोड, ताकि मेरे को आसानी हो यहाँ पर काम करने के लिए। तो पहले तो मैं npm init कर लेता हूँ, सही नहीं हुआ। ठीक है, हमारी पैकेज रजिस्ट्रेशन होगी। मैं एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, उसका नाम है @types/node। ये हेल्प करेगा, मेरे को सजेशंस देगा। तो पैकेट डॉट जेसन के अंदर यहाँ पर डेव डिपेंडेंसीज में मैंने एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, अब मुझे देखने की नोड जेएस के अंदर बफर क्या होती है, तो मैं एक फाइल बना देता हूँ main.js। ठीक है, अब बफर क्लास हमें चाहिए, तो उसको भी हमें कॉल करना होता है यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो न्यू बफर, ठीक है, हम इससे इस तरीके से कर सकते हैं। एरे बफर, टाइप एरे डेटा, ये सब भी होते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। बट ये जो बफर नाम का जो फंक्शन है, ये सिर्फ नोड जेएस के अंदर ही होता है। ठीक है, अब बफर जो है वो तो खैर डायरेक्ट हम बफर कैसे कॉल नहीं कर सकते, इसके ऊपर 3 मेथड है, बफर डॉट एलोक, बफर डॉट एलोक अनसेफ और बफर डॉट फ्रोम। ठीक है, ये भी है थर्ड वाला। तो ये कुछ मेथड्स है, बट अभी हम बफर डॉट एलोक को देखते हैं। तो ये जो एलोक होता है, इसके अंदर हमें डालना होता है कि कि ये कितने साइज का हमें बफर क्रिएट कर रहे हैं। मैं मान लो अभी 40 साइज का बफर क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर बफर क्रिएट हो जाएगा 40 का, मतलब रैम में से 40 बाइट्स की जगह ले लेगा। बट अभी एक्चुअली कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो 40 के 40 बाइट्स अभी खाली होंगे। तो इसका एलो का जो सेकंड पहले तो साइज होता है, सेकंड आर्गुमेंट होता है फिल। ठीक है, तो मैं फिल करना होता है। मैं फिल करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर इनके ऊपर। मान लो कि मैं सभी के ऊपर अभी 97, ठीक है, 97 लेता हूँ, क्योंकि 97 जो होता है डेसिमल 97 है, उसका जो करेक्टर होता है वो होता है ए, स्मॉल ए। और इसको हम हेक्साडेसिमल में अगर देखेंगे तो वो होता है 61। ठीक है, मैं इसको कंसोल करवाता हूँ। तो 40 बाइट मेमोरी में से उठ करके आ जाएंगे, उन 40 बाइट पर 97 यानी कि स्मॉल ए आ जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यूजिंग नोड मेन डॉट जेएस। तो ये देखो, इसने बफर जो है वो प्रिंट कर दिया। ये बफर जो 40 बार जो है ना 61 लिखा रही है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा हुआ है ये सब। तो मैं इसको बफर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड होता है, मैं इसको कॉल कर देता हूँ। तो मुझे साफ साफ पता चल जाएगा कि मैंने इस बफर में क्या राइट किया। देखो, तो मैंने इस 40 के 40 बाइट पर ए राइट करा है, तो वही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी राइट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर 98 करूँगा तो बी 40 के 40 बाइट पर बी लिखा आ जाएगा। कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बफर डॉट एलोक फंक्शन। जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास बफर डॉट फ्रोम। ठीक है, बफर डॉट फ्रॉम के अंदर हम अगर कोई एग्जिस्टिंग हमने कोई बफर बना रखे है एरे बफर, तो वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं एक एग्जिस्टिंग मतलब एक एरे बफर यहाँ बना कर दिखा देता हूँ, पोस्ट एर बफर, या ए नाम से कर लेते हैं, न्यू एरे बफर। ठीक है, मैं इस एरे बफर को बनाता हूँ 8 साइज का। और ठीक है, हम इस फ्रॉम के अंदर ए डाल देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने एरे बफर बना लिया। अब मेरा ये जो नोड जिसका बफर है वो इस ए को पॉइंट कर रहा है। मैंने कंसोल बफर डॉट टू स्ट्रिंग करा, बट एक्चुअली क्या है कि ना 8 बाइट का बंद तो हो गया, बट वो सभी के सभी एम्प्टी है, तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी कंसोल हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इन पर कुछ मैं फिल भी कर सकूँ, तो यहाँ पर भी फिल मेथड होता है। आई थिंक यहाँ पर नहीं होता हुआ, मैं चेक करता हूँ।
सो फ्रॉम के ऊपर, ओके तो फ्रॉम के ऊपर नहीं होता होगा, मैं फिर भी ट्राई करके देखता हूँ होता है या नहीं होता। सजेशंस में तो नहीं आ रहा, तो मतलब नहीं होता होगा, फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। ओह सॉरी, होता है। तो फ्रॉम के ऊपर भी फिर मेथड होता है, मैंने वो ट्राई करके देख लिया। ठीक है, एक तो हम एरे बफर पास कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी बफर क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस ए को हटा देता हूँ। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही बफर बना भी सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं बनाना चाहता हूँ बफर 100 बाइट्स का बफर बनाना चाहता हूँ। सॉरी, मैं मान लो कि मैं लिख ही देता हूँ, आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये देखो, मैंने एरे बनाया और एरे के अंदर मैंने 4 नंबर लिखे हैं, तो यानी कि 4 बाइट का बफर बनेगा। उन 4 बाइट में मैंने ये लिख दिया कि जीरोथ इंडेक्स पर, जीरोथ बाइट पर क्या है, फर्स्ट बाइट पर क्या है, सेकंड बाइट पर क्या है और थर्ड बाइट पर क्या है। ठीक है, तो ऐसे भी ये बफर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बफर बन चुका है और इसको मैंने देख लिया। और टू स्ट्रिंग नहीं करूँगा तो हेक्साडेसिमल में ये शो करेगा। बट इंटरनली तो हमारे कंप्यूटर में बाइनरी में ही सब कुछ स्टोर होता है, जीरो वंस के फॉर्म में। बट ये हेक्साडेसिमल में दिखाता है क्योंकि ये कम जगह लेता है इसलिए। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ, हमने देख लिया बफर क्या होता है। अब हमें देखना है कि बफर की लिमिटेशंस क्या होती है। लिमिटेशंस भी मैं बता देता हूँ। तो देखो, हम यहाँ पर जब बफर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हम कितने साइज का बफर क्रिएट कर सकते हैं। बफर तो हम उतने साइज का ही क्रिएट कर सकते हैं जितनी हमारे सिस्टम में मेमोरी होगी। ठीक है, अगर हमारे सिस्टम में मेमोरी कम है और मैं बहुत बड़ा बफर बना दूँ, अगर मैं मान लो 20 GB का बफर बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो 1 GB में होती है 1024 MB, 1 MB में 1024 KB, और 1 KB में 1024 बाइट्स। अगर मैं भी ये बफर बनाने की कोशिश करूँगा ना, तो ये बफर बनेगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो एरर आ गया कि द फर्स्ट आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप्स, ओके सॉरी, यहाँ तो एलोक करना था मुझे। देखते हैं बफर बनता है या नहीं बनता। तो देखो यहाँ पर बफर बन तो गया, बट अगर मैं 40 ट्राई कर लूँ, आई थिंक, क्योंकि अभी ये जो बफर है ना वो एम्प्टी है, इसका कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, तो देखो एरे बफर एलोकेशन फेल्ड हो गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइज का हो गया है। ठीक है, इसलिए ये नहीं बना। मेरे सिस्टम में मेमोरी ही बहुत कम है, मतलब बहुत कम तो नहीं है 16 GB है लगभग। ठीक है, बट ये इतने बड़े साइज का बफर नहीं बन सकता, तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। सो बेसिकली मैं बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है बफर का, वो मैं बताता हूँ आपको। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एमिटर क्लास, ये मैं बाद में बताऊंगा। एक बार मैं एफ एस मॉड्यूल वाला बता देता हूँ कि एफ एस मॉड्यूल की हेल्प से हम कैसे रीड और राइट कर सकते हैं, और बफर जो है उसके अंदर कैसे आता होता है। बेसिकली बफर वाले कंसेप्ट, बफर वाले टॉपिक के अंदर मैं एफ एस क्यों बता रहा हूँ। तो क्योंकि एफ एस से जब हम रीड और राइट करते हैं तो बफर कंसेप्ट होता है, उसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, a.txt, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, मेरा नाम लिख लेता हूँ तुषार चावला। ठीक है, इसको मैंने राइट कर लिया। मैं इधर आता हूँ, मान लो मुझे ये जो फाइल है a.txt, मुझे इसका कंटेंट को रीड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एफ एस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एफ एस मॉड्यूल नोड जेएस के अंदर होता है डायरेक्टली। जब हम नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले एफ एस को, एफ एस फ्रॉम एफ एस। ठीक है, अब हम एक फाइल को रीड करना है, तो एफ एस के अंदर, एफ एस के पास कुछ मेथड्स होते हैं, उसके अंदर है रीड फाइल नाम का एक मेथड है। रीड फाइल और रीड फाइल सिंक दोनों है। सिंक जो है सिंक्रोनसली वर्क करेगा और रीड फाइल जो है वो असिंक्रोनस वर्क करेगा। मैं सिंक्रोनस वाला यूज़ कर रहा हूँ एक बार के लिए। तो इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो होता है कि हम किस फाइल को रीड करना चाहते हैं। हम रीड करना चाहते हैं a.txt। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेटा नाम से, और मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ। मैं इस फाइल को रन करता हूँ, तो देखो मैंने इस फाइल को रन किया, तो क्या क्या हुआ, हमें बफर मिला है। देखो, हमने तो इस फाइल को रीड किया था, बट हमें क्या मिला, हमें मिला बफर। यानी कि जब हम फाइल ऑपरेशन करते हैं ना, रीड और राइट करते हैं, मतलब उसका रीड कर रहे हैं, तो हम रीड करते हैं तो हमें एक बफर मिलता होता है, वही बफर हमें दिख रहा है। अगर हमें देखना है कि इस बफर एग्जैक्टली, हम देखना चाहते हैं कि क्या करेक्टर है, हेक्साडेसिमल में आ रहा है। अगर हमें देखना कि क्या करेक्टर, तो हम डेटा डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर तुषार चावला लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक ये एरर और आ रहा है कि मॉड्यूल टाइप, तो मैं इसका टाइप मॉड्यूल कर लूँ पैकेट और जेसन के अंदर।
ठीक है, अब ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब टू स्ट्रिंग करने पर हमें पता लगेगा कि क्या कंटेंट है, यानी कि जब हम फाइल रीड करते हैं तो हमें बफर मिलता होता है। ठीक है, अब फाइल रीडिंग बहुत ही इजीली हो रहा है, इजीली हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इशू ये है कि अगर बहुत बड़ी फाइल अगर हमें रीड करनी हो ना, तो वो रीड हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, एक मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है, मैं आपको अगर मान लो कि रीड हो जाएगी, बट हमारी मेमोरी जो है ना, सिस्टम की मेमोरी से एक्सीड हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब हम किसी फाइल को रीड करते हैं ना, तो वो जो डिस्क पर जो हमारा डेटा पड़ा है, डिस्क में जो फाइल पड़ी है, वो उठ करके पहले रैम के अंदर आती है, और उस रैम से हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो रैम में अगर स्पेस ही कम होगा तो पूरी पूरी फाइल आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, एक मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है, ये तो छोटी फाइल थी तो हमने इजीली रीड कर ली, और इसका साइज जो है बहुत ही कम है इस फाइल का। मैं दिखा देता हूँ इस फाइल का क्या साइज है, a.txt फाइल का। तो ये तो 1 KB, ठीक है, बहुत ही कम साइज है, तो हमें जरूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बट मेरे पास एक बहुत बड़ी फाइल भी पड़ी है, उसको हम रीड करके दिखाता हूँ मैं। तो ई ड्राइव में एक ये बहुत बड़ी फाइल है, तो एक ये फाइल है, इसका लगभग लगभग आई थिंक ये 1.5 GB, 1.25 GB होगा, और एक ये 12 GB की है। तो मेरे सिस्टम में तो 16 GB है, तो ये 1 GB फाइल की फाइल तो रीड हो जाएगी। मैं इसको रीड करवा के दिखाता हूँ। पहले इसका पाथ जो मैं कॉपी कर लूँ। ठीक है, इसका पाथ कॉपी कर लूँ पहले। तो यहाँ पे मैं डबल स्लैश डाला, तो मेरी जो फाइल का नाम था वो था जावास्क्रिप्ट.mp4, ये इस फाइल का नाम था। तो मुझे फाइल रीड करे, ये वाली फाइल तो रीड हो जाएगी, मैं रीड करवा के दिखा भी देता हूँ। तो देखो ये फाइल रीड हो गई, और ये कितने सारी बाइट्स है, सारी बाइट्स यहाँ पे शो हुई नहीं है, डायरेक्ट दिखा दिया इसने। ठीक है, तो हम फाइल को जब कोई भी फाइल रीड करेंगे हमें 0 1 से मिलेंगे, मतलब बफर ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर हेक्साडेसिमल में शो हो रहा है। ये फाइल तो रीड हो गई है, बट अगर बहुत बड़ी फाइल होती तो दिक्कत आती। पर मैं ना इसको हाफ स्क्रीन पे कर लेता हूँ, और यहाँ पर टास्क मैनेजर इसको भी खोल लेता हूँ, और जो मैंने अभी फाइल जो रीड करी मैं दोबारा से फाइल रीड करता हूँ। आपको ना यहाँ पर मेमोरी टैब के अंदर यहाँ पर जंप मिलेगा एक। ठीक है, दोबारा से फाइल रीड करता हूँ, तो ये देखो 6.8 है, अब 8.5 हो गया। ठीक है, तो यानी लगभग 1.5 GB की फाइल थी, इसलिए जो है ना पहले वो ये जो फाइल है पूरी पूरी मेमोरी में आई थी, और फिर तब जाके वो रीड हो पाई है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी फाइल है, जैसे कि एक ये वाली फाइल है मेरे पास डी नाम से, ये लगभग 12-13 GB की है, तो 12-13 GB जो है ना वो मेमोरी में है, बट मेमोरी में इतनी जगह बचेगी ही नहीं, तो लोड हो ही नहीं पाएगी। बट फिर भी मैं यहाँ पर इस फाइल को लोड करके देखता हूँ, और देखते हैं कि क्या होता है। मेरा बस सिस्टम क्रैश ना हो जाए, नहीं क्रैश नहीं हुआ। तो एरर आ गया कि फाइल साइज बहुत ज़्यादा है, इज़ ग्रेटर देन 2 GB। तो इसके ना एक लिमिट है, ये 2 GB से ज़्यादा वाली फाइल को रीड नहीं कर सकता। ठीक है, और हमने 12-13 GB वाली फाइल को रीड करने की कोशिश की, यानी कि बफर जो है ना वो इतने इफेक्टिव नहीं है। अगर हमें फाइल वगैरह रीड करनी है तो हम रीड नहीं कर पाएंगे बफर। तो ये मैंने आपको लिमिटेशन बता दी है कि क्या लिमिटेशन है बफर की, साथ साथ। और एफ एस मॉडल की हेल्प से मैंने कैसे रीड करना है वो बता दिया, एक बार राइट कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो मान लो कि जैसे मैंने एक काम करता हूँ, MP4 नहीं, दोबारा से जो मेरी ये टेक्स्ट फाइल थी मैं उसी को रीड करता हूँ, ये वाली। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि चलो रीड करते ही नहीं है, हम डायरेक्ट राइट ही करवा लेते हैं एक बार। मान लो कि मैं चाहता हूँ एक फाइल बनाना चाहता हूँ मैं, fs.write फाइल, और इसमें भी दो मेथड है, सिंक्रोनस का यूज़ करता हूँ। मान लो कि मुझे एक फाइल बनानी है, इसका नाम मैं b.txt कर लेता हूँ, और इस पर मैं क्या राइट करना चाहता हूँ, इस पर मैं राइट करना चाहता हूँ सपोज 97, मतलब कुछ भी मैं लिख लिया यहाँ पर। तो राइट फाइल जो है यहाँ पर मैं आऊँ अगर, तो इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट तो फाइल है, और सेकंड है डेटा। तो मैं ये डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे कुछ भी डेसिमल में लिख दिया, और मैं देखता हूँ कि ये स्टोर होता है या नहीं होता। मालूम है 97। ठीक है, तो ये करता हूँ। अभी देखो b.txt नाम से कोई फाइल नहीं है, मैं इसको इसको रन करता हूँ, तो एक एरर आ गया कि डेटा आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और इंस्टेंस ऑफ बफर। तो चलो मैं स्ट्रिंग में इसको डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो b.txt नाम से फाइल बन गया,
और उसमें 97 लिखा हुआ आ चुका है ना। तो यानी कि हम राइट कर सकते हैं, एक अगर वो फाइल नहीं बनी तो वो फाइल बन जाएगी, और 97 आ चुका है तो राइट फाइल भी हम कर सकते हैं। बट और देखो यहाँ पर दो चीज़ आई थी कि जो डेटा जो है ना वो क्या हो सकता है, जब एरर आया था तो इसका टाइप स्ट्रिंग हो सकता है या इंस्टेंस ऑफ बफर हो सकता है, यानी कि बफर टाइप डायरेक्ट डेटा व्यू। अगर हमने कोई बफर बना रखा है, जैसे यहाँ पर हमने कोई बफर बना दिया है, तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ए डॉट टी एक्स टी है ना, मैं इसको रीड करता हूँ, इसका जो बफर है ना वो यहाँ पर डाल के देखता हूँ। ठीक है, तो कॉन्स्ट बी इक्वल्स मेन्यू एफ एस डॉट रीड फाइल से, और मुझे ए डॉट टी एक्स टी वाली फाइल रीड करनी है। ये हमें बफर देगा एक, इस बफर को मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, अब मैं ए डॉट टी एक्स टी फाइल को रीड किया और बी वाली फाइल में मैं डाल रहा हूँ, तो बी डॉट टी एक्स टी को देखूंगा तो यहाँ पे तुषार चावल लिखा आ गया, और ए डॉट टी एक्स टी में तुषार चावल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, सही है, वर्क कर रहा है। मैं बी डॉट टी एक्स टी पर हटा देता हूँ। परफेक्ट। तो हमने देखा कि हम राइट फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा बफर आ रहा है तो वो भी हम राइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगी बफर की लिमिटेशन। तो हमने ये को टॉपिक कवर कर लिया है और ऊपर के 3 कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं नोड जेएस के अंदर एमिटर क्लास क्या होती है। तो एमिटर क्लास बेसिकली, एमिटर हम जब बनाते हैं तो उस पे हम इवेंट्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम स्ट्रीम्स देखेंगे ना तो हम स्ट्रीम बनाएंगे और उस पर हम एक इवेंट वगैरह अटैच कर सकते हैं। सो बेसिकली स्ट्रीम्स जो है ना वो इनहेरिट करती है एमिटर क्लास को, इसलिए मैं पहले एमिटर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये सारा कोड हटा देता हूँ एक बार। तो अब क्या होता है, हमें पहले एमिटर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट एमिटर, इंपोर्ट इवेंट एमिटर फ्रॉम इवेंट्स। तो इवेंट्स नाम का एक मॉड्यूल है नोड जेएस के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ नोड के अंदर ये स्पेसिफिक इवेंट्स नाम का मॉड्यूल, उसके अंदर इवेंट एमिटर नाम की क्लास है। ठीक है, मुझे इस पहले से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू इवेंट एमिटर। तो ये हमारा एक एमिटर नाम से एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ, और इस बार मैं अपनी फाइल को रन एंड डिबग कर लेता हूँ, और यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ, रन करता हूँ। तो ये देखो, मैं इसको, तो ये देखो यहाँ पर जो एमिटर नाम का ऑब्जेक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। इस एक ऑब्जेक्ट है, इस पर बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं। फिलहाल हमें इवेंट्स देखने को मिल रहा है, और इवेंट्स काउंट 0, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, भी कोई इवेंट्स अटैच नहीं किया है, तो ऑब्जेक्ट भी खाली आ रहा है। मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं आपको एक इस पर एक इवेंट लगा के दिखाता हूँ। तो एमिटर डॉट ओन, ओन मेथड, अच्छा ओन भी होता है, ओन तो मैं दिखाया ही नहीं आपको। फिर से रन एंड डिबग करता हूँ। तो इस एमिटर के ऊपर हमें एक ओन नाम से मेथड मिलता है, इसके प्रोटोटाइप के अंदर होगा तभी नहीं दिख रहा। ओन नाम, ये रहा, ओन नाम से मेथड है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। एक यहाँ पर एमिट नाम से मेथड है, इस इन दो का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एमिटर के ऊपर हम, एमिटर के ऊपर हम ओन नाम से एक मेथड लगा सकते हैं। अब इसके अंदर ना बहुत तरीके के हम इवेंट्स पास कर सकते हैं। बेसिकली हम ऐसे बता सकते हैं कि ये वाला इवेंट, हम इवेंट का नाम भी खुद से लिखेंगे। अभी मैं लिख लेता हूँ कुछ भी नाम, डेमो नाम से बना लेता हूँ। अब मैंने इवेंट का नाम तो लिख लिया, बट इस इवेंट के परफॉर्म होने पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन में पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कंसोल ही करा लूंगा कि डेमो नेम का इवेंट एमिट हुआ। ठीक है, अब इसको बंद करता हूँ, और जब इसको फिर से रन एंड डिबग कर लेता हूँ। तो ये देखो, मैं एमिटर के अंदर आता हूँ, इवेंट्स में देखो एक डेमो नाम से एक इवेंट लग चुका है, इवेंट्स काउंट 1 हो चुका है। ठीक है, बट अभी ये जो इवेंट है ना ये एमिट नहीं हुआ, इसलिए हमारे जो टर्मिनल है ना इसमें ये डेमो नाम का इवेंट ये कंसोल नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें खुद से इस इवेंट को एमिट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एमिट नाम का एक मेथड है, उसके अंदर हमें पास करना होता है कि हम किस इवेंट को एमिट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ डेमो नाम का इवेंट एमिट होए, तो क्या होगा, डेमो नाम का इवेंट एमिट होगा, और ये वाला हैंडलर चल पड़ेगा, और हमें कंसोल में ये चीज़ मिल जाएगी। अब मैं अपनी फाइल को यहीं से रन कर लेता हूँ। तो देखो डेमो नाम का इवेंट एमिट हुआ, और ये एमिटर कंसोल हो रहा है, इसको तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हम एमिट कर सकते हैं हमारे
इवेंट्स को यूजिंग एमिटर क्लास। ओके, अब मैं आता हूँ स्ट्रीम्स। तो स्ट्रीम्स की जरूरत क्यों पड़ी है? मैं मेरा जो कोड था ना इसको दोबारा से सारा हटा लेता हूँ और हम पहले बफर की हेल्प से जब रीड राइट करते हैं उसको खोल लेते हैं। बेसिकली हो क्या था, हम ना बहुत ही हैवी फाइल को रीड नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो उसको सोल्व करने के लिए आता है स्ट्रीम्स नाम का कंसेप्ट। तो ठीक है, तो मुझे एक बहुत बड़ी फाइल को रीड करना है, तो डायरेक्ट तो मैं नहीं कर पाया था एफ एस के ऊपर जो राइट फाइल सिंक नाम का जो मेथड है इससे मैं नहीं कर पाया था। तो इसके लिए ये मेथड नहीं चलेगा। अब हमें यूज़ करना होगा एफ एस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। पहले रीड और राइट दोनों रीड स्ट्रीम देखते हैं कि हम कैसे रीड कर सकते हैं। रीड स्ट्रीम जो है ना, इसके अंदर में डालना होता है कि हम किस फाइल को रीड करना चाहते हैं। तो एक बार तो मैं जो ये छोटी फाइल थी हमारी इसको ही रीड करके देख लेता हूँ, ए डॉट टी एक्स टी, और इसको एक वेरिएबल में सेव करा देता हूँ, कॉन्स्ट ए, ठीक है। या इसका नाम मैं रीड स्ट्रीम ए कर लेता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है इस मेथड का वो तो पाथ होता है, और सेकंड आर्गुमेंट होता है ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, एनकोडिंग डाल सकते हैं, और हम वाटर मार्क की वैल्यू होती है इंटरनल बफर कितने साइज का बने, तो वो सब चीज़ें हम इसके ऑप्शंस वाले आर्गुमेंट में डाल सकते हैं, बट अभी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने रीड स्ट्रीम किया और इसको कंसोल करा देता हूँ। ठीक है, अब मैं रन एंड डिबग पर आता हूँ और इसको रन एंड डिबग करता हूँ। तो ये देखो, तो यहाँ पर रीड स्ट्रीम नाम का जो ये ऑब्जेक्ट जो ये वेरिएबल है, तो इसके ऊपर भी कुछ इवेंट्स है पहले से। ठीक है, इवेंट्स काउंट वन पहले से एक इवेंट लगा हुआ है, ओके। और इसके ऊपर भी ओन नाम से इवेंट होगा एक, ओन नाम से भी होगा। मैं प्रोटोटाइप खोल लेता हूँ इसका। तो ओपन है, रीडेबल है, बहुत सारे हैं। अगर मैं इसका प्रोटोटाइप अगर खोलता जाऊंगा ना, तो जैसे देखो, तो इसका जो प्रोटोटाइप अगर मैं खोलता जाऊंगा तो एक है रीडेबल। ठीक है, तो रीडेबल क्लास से इसने इनहेरिट कर रखा है। अब यहाँ पर दोबारा आएंगे तो यहाँ पर स्ट्रीम, तो इसने स्ट्रीम क्लास को इनहेरिट कर रखा है, ओके। दोबारा और नीचे आएंगे तो इसने इनहेरिट कर रखा है इवेंट एमीटर को। ठीक है, यानी कि इवेंट एमीटर पे जो जो इवेंट्स जो जो मेथड थे ना वो सभी इसके पास भी होंगे। ठीक है, बस मेरे को ये बताना था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर मैंने जब इतना किया ना तो हमारी फाइल रीड नहीं हुई है। ठीक है, कोई फाइल रीड नहीं होती। अगर मैं फाइल को रीड करना है ना तो हमारे पास दो तरीके हैं। रीड स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट बना है इसके ऊपर हमें एक मेथड कॉल करना पड़ेगा। पहले मैं पहला मेथड दिखाया था जो बहुत ही कॉमन, तो जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो रीड स्ट्रीम के ऊपर हमें एक इवेंट को फायर करना है जिसका नाम है डेटा। ठीक है, इस डेटा नाम के इवेंट को फायर करने पर क्या कोड रन हो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, जब डेटा नाम का ये इवेंट फायर होता है ना तो हमें मिलता है एक्चुअल का डेटा मिलता है, तो मैं डेटा लिख लेता हूँ। और जो सेकंड आर्गुमेंट होता है एरर, वो भी लिख लेता हूँ। और यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ मैं डेटा। ठीक है, अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो ये देखो हमें यहाँ पे बफर मिल गया। बफर में क्या होगा, बफर में तुषार चावला लिखा होगा। ठीक है, बट हम बफर के फॉर्म में ले, मैं इसको टू स्ट्रिंग भी कर लेता हूँ, स्ट्रिंग। मेरे को यहाँ पे मेरा नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमको करना है लार्ज फाइल को रीड करना है तो लार्ज फाइल का पाथ डाल देता हूँ मैं पहले यहाँ पर। ठीक है, तो एक के लगभग 1.5 GB की, एक के लगभग 12 GB की। तो 12 GB वाली फाइल पहले रीड नहीं हो पाई थी, बट इस बार रीड हो जाएगी। ठीक है, मैं इसका पाथ कॉपी कर लूँ। आजा भैया, पाथ कहाँ है तेरा? चलो छोड़ो, मैं यहीं से कर लेता हूँ। फाइल का नाम था डी डी डॉट एम पी फोर, डी डॉट एम पी फोर। तो पहले बफर की हेल्प से हम इस फाइल को रीड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम देखते हैं क्या हम रीड कर पाएंगे। मैं इस प्रोजेक्ट को रीड करता हूँ। तो भाई साहब ये क्या हो गया, कंसोल में बहुत कुछ आ रहा है। अरे 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 अरे, तो ये डेटा को रीड कर रहे हैं। तो यानी कि रीड तो कर पा रहा है बट खत्म नहीं हो रहा, 13 GB बहुत होता है। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, कंट्रोल से दबा रहा हूँ।
और मेरा ये प्रोग्राम हैंग हो चुका है। रुक जा भाई, रुक जा। हाँ, रुक गया। तो यानी कि डेटा को रीड कर पा रहा था, ठीक है, कोई एरर वेरर कुछ नहीं आया। और अब क्योंकि MP4 फाइल है, MP4 फाइल को मैं यहाँ पर कंसोल में प्रिंट करा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा ही आना था, ठीक है। और मेमोरी इंस्पेक्टर टाइम में दिखाऊंगा तो मेमोरी में बहुत ज़्यादा जंप नहीं होएगा। चलो मैं कंसोल नहीं करवाता हूँ, बट डेटा तो हमारा फिर भी रीड होएगा ही होएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेमोरी इंस्पेक्टर टाइम में इस बार देखते हैं कितना जंप होता है। ठीक है, मैं दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। 7 GB है और देखो नहीं बढ़ रहा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि क्या फाइल रीड नहीं हो रही, फाइल क्या मेमोरी में नहीं जा रही? लेकिन ऐसा नहीं है, फाइल जो है मेमोरी में जा रही है, बट बहुत कम कम चंक बाय चंक जा रही है। यानी कि जो ये रीड स्ट्रीम है ना, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो एक बफर होता है, इंटरनल बफर, वो 64 KB का होता है, 64 KB का। तो सिर्फ और सिर्फ 64 KB का ही जंप होएगा। अब किलोबाइट तो आपको यहाँ पे पता चलेगा क्योंकि GB में दिखा रहे हैं ना, इसलिए। बट अभी तक कोई फाइल रीड हुई नहीं है, ठीक है। मैं ना एक काम करता हूँ, ये बहुत बड़ी फाइल हो गई है, मैं कोई छोटी फाइल ही रीड कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट वाली, जो एक पहले से है, वरना तो ये खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इस फाइल को रीड कर लिया और अब मैं दिखाता हूँ। तो थोड़ा टाइम तो यहाँ पे लगेगा। 64 KB एक बार में मेमोरी में 64 KB करके मेमोरी में आ रहा है और अभी फाइल रीड हो गई है। तो हम इस चीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितना कितना फाइल रीड हुए। तो यहाँ पर हम पास कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर कि इसका जो हाईएस्ट वाटर मार्क है वो क्या रहे। अभी 64 KB बाई डिफ़ॉल्ट, हम इसको 1 GB ही कर देते हैं, ठीक है। तो 1 GB में होते हैं 1024 MB। ये डल गया KB और ये डल गया बाइट्स, ठीक है। अब फाइल और जल्दी रीड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा मेमोरी इंस्पेक्टर टाइम में थोड़ा सा आपको जंप जरूर मिलेगा इस बार, क्योंकि अब डायरेक्ट 1 GB जो है ना वो जाएगा मेमोरी के अंदर। तो 7 GB है, बट वो बहुत फटाफट होएगा, देखते होता भी नहीं होता। मैंने एंटर प्रेस अभी तो नहीं करा, अब करता हूँ। तो देखो 8.4 GB हुआ, 8.9 GB हुआ, तो लगभग 1.5 2 GB बढ़ा, ठीक है। और हमारी फाइल रीड हो चुकी है, तो यानी कि हाँ फाइल जा रही है, बट वो पहले हाईएस्ट वाटर मार्क जो था ना वो 64 KB था, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा था। तो यानी कि हम रीड स्ट्रीम की हेल्प से हम बड़ी बड़ी फाइल को भी रीड कर सकते हैं, चंक बाय चंक यहाँ पर डेटा आएगा। अगर हम इस डेटा मेथड को कॉल ना करें तो कोई फाइल रीड नहीं होगी, ठीक है। तो हम इतना करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम सिर्फ इतना लिखते हैं ना, हमने सिर्फ जो स्ट्रीम क्रिएट करी है, मैं इस हाईएस्ट वाटर मार्क को हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब हमने सिर्फ इतना कोड लिखा है ना, तो क्या हुआ है, इतना कोड लिखने पे हुआ ये है कि हमारी जो ये जो हमने फाइल की जो लोकेशन डाली है ना, हमारा जो कोड है ना इस लोकेशन पर जाता है और इस फाइल को ओपन करता है, ठीक है। इस फाइल को ओपन करता है ना, तो एक नंबर रिटर्न होता है, एक फाइल डिस्क्रिप्टर करके एक नंबर रिटर्न होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है वो नंबर, ठीक है। और वो फाइल ओपन हो जाती है, बस इतना काम होता है। तो क्या नंबर मिलता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक रीड स्ट्रीम पर हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमें एक इवेंट मिलेगा, इसका नाम होगा ओपन। ये कब फायर होता है, ये तब फायर होता है जब हमारी फाइल जो है ना ओपन हो जाती है, बट कोई डेटा रीड नहीं होता, सिर्फ फाइल फाइल ओपन होती है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कंसोल में पता चल जाए कि फाइल ओपन, ठीक है। और जब ओपन होती है ना ये फाइल, तो एक हमें फाइल डिस्क्रिप्टर मिलता होता है, एक नंबर मिलता होता है, उसको मैं नाम देता हूँ FD, ठीक है। और मैं उसको भी कंसोल करवा देता हूँ, रन करते हैं प्रोजेक्ट। तो ये देखो फाइल ओपन, यानी जब फाइल ओपन हुई ना, तो उस फाइल उसको एक नाम भी मिला, उसको मिला 3, ठीक है। और 3 से ही शुरू होता है हर बार। 0 1 2 है वो रिजर्व, वो पहले से होते हैं, स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड आउट स्टैंडर्ड एरर फाइल्स को पहले से दे रखा होता है, ठीक है। तो हमारी फाइल वाइल सिर्फ ओपन होती है जब हम सिर्फ स्ट्रीम क्रिएट करते हैं, तो हमें उसके ऊपर डेटा नाम का मेथड लगाना पड़ता है, तब जाकर के हमारा डेटा जो है चंक बाय चंक रीड होता है। तो हमने देखा कि डेटा को रीड करने का डॉट डेटा नाम से इवेंट था, एक तो वो तरीका है। एक तरीका और है, वो तरीका है रीडेबल नाम का एक इवेंट होता है। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ठीक है। तो सिर्फ इतना करने से क्या होगा कि ना फाइल रीड तो होगी, लेकिन सिर्फ एक बार रीड होगी,
कितना रीड होएगी 64 केबी, मैक्सिमम 64 केबी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हाईएस्ट वाटरमार्क 64 केबी होता है। एक बार रीड होएगी मतलब 64 केबी का डेटा हमारे पास इस वाले फंक्शन में आ भी जाएगा, ठीक है? तो क्या आएगा वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई थिंक 64 केबी का डेटा तो हमें नहीं मिलेगा। बेसिकली क्या होगा 64 केबी का डेटा आ जाएगा। अब उस 64 केबी का डेटा को अगर जब तक हम रीड नहीं करेंगे ना, उसके आगे तक हमारा जो ये रीड स्ट्रीम है ना, वो डेटा रीड ही नहीं करेगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखता हूँ यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, कुछ मिलता है भी या नहीं मिलता। console डॉट लॉग डेटा, और मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। हाँ, तो डेटा हमें मिलता ही नहीं है एग्जैक्टली। तो मैं डेटा टू भी देखता हूँ, क्या पता कुछ मिलता ही हो सही में। हाँ, तो हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है? सो बेसिकली क्या होता है, हमें ना यहाँ पर इस जगह पर जैसे ही फर्स्ट चंक रीड होगा ना, तब हमारा फंक्शन चलता है। हालांकि हर चंक में चलता है, अभी तो फर्स्ट चंक में ही चल रहा है सिर्फ। हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि आगे का डेटा भी रीड हो, तो हमें पहले वाला डेटा रीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीड स्ट्रीम के ऊपर डॉट रीड नाम से एक मेथड होता है, उसे कॉल करना पड़ता है। और जब मैं इसे कॉल करूँगा तब मेरा फंक्शन चलेगा। मैं आपको कंसोल करके दिखा भी देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई हैव रन दिस फंक्शन, ठीक है? तो क्या होगा कि फर्स्ट चंक जब आएगा ना, तब तो चलेगा ही चलेगा ये वाला फंक्शन सारा, कंसोल पे चलेगा। और तो और अब हमने रीड कर लिया तो दोबारा से चलेगा जब तक सभी चंक्स कंप्लीट नहीं हो जाते। मतलब हमने ये रीड कर लिया तो बाकी के चंक्स भी रीड होंगे। तो मैं आपको रीड कर देखो, ये बार बार जो है ना चंक बाय चंक डेटा रीड हो रहा है, और यहाँ पर ये हमारा कंसोल चली जा रहा है। अब मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा तो मैं इसको बंद ही कर रहा हूँ, क्योंकि 12 GB बहुत हो जाता है, ठीक है? ओके, तो ये दो तरीके हैं डेटा को रीड करने के। बट हम ये जो बार वाला तरीका है तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, रीडेबल वाला तो हम डेटा वाला ही यूज़ करते हैं, डेटा वाले इवेंट ही यूज़ करते हैं। इसको मैं बता देता हूँ। तो यानी कि हम फाइल को रीड कर सकते हैं। अब मान लो मुझे ये फाइल रीड भी करनी है और राइट भी करनी है, ठीक है? तो राइट करनी है तो हमारे पास एफ एस, जैसे हमने रीड तो कर लिया, ठीक है? अब हमें राइट करनी है, तो पहले तो मुझे रीड स्ट्रीम के ऊपर रीड रीड वाला मेथड, डेटा वाला इवेंट लगाना होगा। और यहाँ पर मुझे मिलेगा डेटा और एरर, ठीक है? डेटा और एरर। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं डेटा रीड कर रहा हूँ ना, उसको मैं राइट भी करता जाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक नाम का यूज़ कर लेते हैं। इसमें मैं डाल दूंगा फाइल किस जगह पर राइट करना है, मैं यहीं पर ही राइट कर लेता हूँ। मान लो मैं js.mp4 नाम से एक फाइल बनाना चाहता हूँ, उस पर मैं राइट करना चाहता हूँ ये डेटा, जो डेटा आ रहा है, ठीक है? तो अब ये कोड ठीक है, लेकिन कुछ गलती हो रही है, क्योंकि ना हमारे जो चंक बाय चंक आएगा। अब जैसे चंक बाय चंक आएगा तो ये क्या करेगा, बार बार जो है ना js.mp4 वाली फाइल बनाता जाएगा। ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, चंक बाय चंक डेटा आएगा तो सबसे पहले तो हमारी ये js.mp4 वाली फाइल नहीं बनी हुई, तो ये वाली फाइल बना देगा। उस फाइल के अंदर जो पहला चंक का डेटा है वो डाल देगा। फिर अब नया चंक आएगा तो ये क्या करेगा, ये mp4 वाली फाइल बनी तो हुई है, लेकिन तो ये एफ एस डॉट राइट फाइल वाली क्या करेगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा ना तो दोबारा से ये वाली फाइल बनती जाएगी और हमारा एग्जिस्टिंग डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ जब पहला जब चंक आएगा ना, तभी हमें फाइल को राइट करना है। नेक्स्ट टाइम हमें सिर्फ जो फाइल बन चुकी है ना उसी में अपेंड करना है। तो उसको मतलब उसको करने के लिए हमें पता भी तो चले कि डेटा पहली बार आया है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर रीड स्ट्रीम के ऊपर एक प्रॉपर्टी है, वो होता है कि बाइट्स रीड करके, ठीक है? तो जैसे-जैसे मैं स्ट्रीम से डेटा को रीड करता जाऊँगा ना, तो सबसे पहले तो 64 केबी आएगा यहाँ पर, ठीक है? 64 केबी का चंक आएगा, उसके बाद 64 केबी फिर आएगा, यानी कि 64 केबी पहले था और 64 केबी अब हो गए हैं कि 128 केबी, तो ये वैल्यू बढ़ते-बढ़ते 12-13 जीबी तक हो जाएगी, ठीक है? यानी कि फर्स्ट चंक जब आएगा ना वो 64 केबी होगा। अब 64 केबी हमारा फर्स्ट चंक होगा, और हमारा जो हाईएस्ट वाटर मार्क है वो भी 64 केबी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो रीड स्ट्रीम डॉट हाईएस्ट वाटर मार्क, ठीक है? जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तब हम चाहते हैं कि हमारी फाइल क्रिएट होए, ठीक है?
अदरवाइज हम क्या चाहेंगे कि हमारी जो फाइल क्रिएट हो चुकी है ना, अदरवाइज हम क्या चाहेंगे कि जब हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है तो उसी फाइल में से अपेंड होए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर अपेंड फाइल का यूज़ करता हूँ। तो एक बार मैं इतनी बड़ी फाइल को रीड नहीं करता मैं, हाँ चलो जावास्क्रिप्ट डॉट MP4 तो 1.5 GB है, ठीक है। और तो भी क्या करेगा हमारा कोड, ई ड्राइव से इसको रीड करेगा चंक बाय चंक इस फाइल को। ये वाला कोड क्या करेगा, जैसे ही पहला चंक आएगा तो इस फाइल को क्रिएट करेगा और पहले चंक का डेटा डाल देगा, ठीक है। अब जब रीड स्ट्रीम जब नया चंक लाएगा तो हमारे एल्स कोड चलेगा और जो पहले से जो डेटा था उसमें ये नया डेटा अपेंड कर देगा, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, अभी यहाँ पर कोई फाइल नहीं बनी JS.mp4 नाम से। चलो इसको रन करते हैं। तो देखो JS.mp4 वाली फाइल बन गई है जैसे ही पहला चंक आया। अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है और चलता जा रहा है, देखते हैं कब तक चलेगा। तो काफ़ी देर लग रही है अभी तो वेट करते थोड़ी देर और। समय का भी समय पार हो गया, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। इसको मैं ओपन करके देखूंगा कि ये सही तरह से कॉपी हुई भी या नहीं हुई। जावास्क्रिप्ट डॉट MP4 कितने साइज की थी ये फाइल, ये तो लगभग 2.25 GB की है, तो इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी यार। 64 KB करके आ रहा है अगर, तो भी क्या ही हो गया। मैं देखता हूँ मेमोरी इंस्पेक्टर, देखता हूँ मेमोरी इंस्पेक्टर में इतना ही है। मैं नया टैब में, हाँ ओके, अब जाकर के फाइल लोड हुई है। इतनी देर लगा दी है फिर भी इसने, जो कि सही नहीं है। हालांकि फाइल भी बहुत बड़ी थी बट रीड हो गया। अभी तो मैंने 1.5 GB की फाइल रीड करी है, लेकिन 12 GB वाली फाइल में लोड कर सकता था, उसमें बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। बट कोई ना, लोड तो हो रही है। बट ये जो तरीका है ना, ये सही तरीका नहीं है। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो ये तो मेमोरी इंस्पेक्टर टैब है, पर तो मैं आपको यहाँ टाइम दिखाता हूँ कितना टाइम लग रहा है इधर। तो टाइम कैसे चेक करूँ कि कितना टाइम लगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, कंसोल डॉट टाइम नाम का फंक्शन जो है इसको मैं कॉल करता हूँ। और कंसोल डॉट टाइम एंड से हमको पता लगाना है कि कब हमारा राइट और राइट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली तो हम नहीं पता लगा पाएंगे, बट रीडिंग कब कंप्लीट हो रही है हम पता लगा सकते हैं। तो रीड स्ट्रीम डॉट ऑन क्लोज, ठीक है। तो क्लोज इवेंट कब फायर होता है, जब हमारी पूरी की पूरी फाइल रीड हो चुकी है, उसके बाद सारा का सारा डेटा जो है रीड हो चुका है। उसके बाद जो डेटा, जो फाइल जो खुली थी ना, उस फाइल को क्लोज भी करते हैं हम, ठीक है। वो अपने आप क्लोज हो जाती है, खैर जब पूरा पूरा डेटा रीड हो जाता है ना, तब जाके इवेंट फायर होता है। यानी कि उस टाइम तक सारा डेटा रीड हो चुका है, हालांकि राइट तो नहीं होगा क्योंकि राइट की स्पीड थोड़ी धीरे होती है। तो मैं इसको, बट फिर भी मैं देख लेता हूँ ये वाला इवेंट कब फायर होता है। और इधर मैं कंसोल डॉट टाइम एंड कर लेता हूँ, टाइम एंड। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ, देखता हूँ कितनी देर लगती है। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम एंड जब होगा ना तब हमें पता चल जाएगा। हालांकि हमारा प्रोसेस में भी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि अभी राइट पूरा पूरा हुआ नहीं होगा, और मुझे टाइम एंड पहले ही पता चल जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो मेमोरी भी देख ले एक बार हम। तो मेमोरी 7.3, मेमोरी तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 6 पॉइंट समथिंग से 7.3, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ ही रही है थोड़ा थोड़ा करके। CPU पूरा यूटिलाइज हो रहा है फिलहाल, तो 42 सेकंड लगे हैं, ठीक है। और अब मेमोरी थोड़ी घट जा भाई, हाँ मेमोरी अब घट रही है, 7 से कम हो जाएगी, थोड़ी देर में हो जाएगी। चलो छोड़ो इसको। तो मेमोरी जो है वो थोड़ी सी तो बड़ी है, ठीक है, बट फिर भी 42 सेकंड्स लग गए क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है, तो देखो इतना टाइम तो लगना ही था खैर। बट जो भी मेमोरी जो बड़ी है ना, वो ज़्यादा है, 6.8 GB से 7.4 GB, लगभग आधा जी बी, अरे नहीं मतलब काफ़ी GB बड़ी है, ठीक है। तो इतना हम नहीं चाहते कि मेमोरी, इतनी भी मेमोरी बढ़े। तो ये जो तरीका जो हमने भी करा है ना, ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। सही तरीका कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूँ। तो
अभी हम रीड तो स्ट्रीम से कर रहे हैं, बट जब हम राइट कर रहे हैं वो हम राइट स्ट्रीम से नहीं कर रहे हैं, हम अपेंड फाइल और राइट फाइल की हेल्प से ही कर रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखो हमारा डेटा चंक बाय चंक आएगा, चंक बाय चंक आएगा ना। जब चंक बाय चंक आएगा, देखो ये वाली जो फाइल है ना हमारी जावास्क्रिप्ट डॉट MP4, ये तो एक बार खुली है और लास्ट में जाके बंद हुई है जब पूरा का पूरा डेटा रीड हो चुका है। लेकिन ये वाली जो फाइल है ना, जहाँ पर हम डेस्टिनेशन जो हमारी JS डॉट MP4, ये वाली फाइल बहुत बार खुल रही है, बंद हो रही है। कैसे खुल रही बंद हो रही है? क्योंकि हमारे डेटा चंक बाय चंक आएगा। जैसे फर्स्ट बार आया तो ये फाइल वाली फाइल बनी, मतलब बनी, खुली, डेटा राइट हुआ, और जैसे ही इसने राइट किया ना पहला चंक, ये वाली फाइल बंद भी हो गई है। अब जब नेक्स्ट चंक आएगा, जब नेक्स्ट चंक आया यहाँ पर, तो फाइल तो बनी हुई है, तो वो फाइल डायरेक्ट ओपन हुई, डेटा लिखा वाली फाइल, जब डेटा कंप्लीट हो गया राइट होना तो वो फाइल बंद हुई। ठीक है, अब हर चंक पर जब जब चंक आ रहा है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट बार बार चल रही है। बार बार जो फाइल क्लोज हो चुकी थी वो ओपन होती है, डेटा राइट होता है और क्लोज होती है। तो ये जो तरीका है ना, ओपन क्लोज, इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम। मेमोरी हालांकि कम, मतलब मेमोरी ठीक ठाक लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगी। तो इसमें बहुत टाइम लग गया, रीड बार बार फाइल ओपन होने में, क्लोज होने में, इसे बहुत टाइम लग चुका, तो इतना ज़्यादा टाइम इसलिए आ रहा है। अब हमें इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हमने जैसे रीड स्ट्रीम किया ना, वैसे ही राइट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। राइट स्ट्रीम जब हम यूज़ करेंगे ना, तो हमारी जो ये फाइल जो होगी ना, ये एक बार ही ओपन होएगी और ओपन ही रहेगी जब तक हम उस फाइल को खुद क्लोज ना कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ सही रहेगी। मैं ये सारा कोड हटा देता हूँ। ठीक है, तो सारा तो नहीं हटाता मैं, ये बीच वाला कोड हटा देता हूँ सिर्फ। हाँ, तो हमने रीड स्ट्रीम बना लिया। अब अगर हम राइट स्ट्रीम भी बना लेते हैं, क्रिएट राइट स्ट्रीम। अब राइट स्ट्रीम में हमें पाथ देना है कि हम किस जगह पर डेटा को कौन सी फाइल में हम डेटा में कौन सी जगह पर हम डेटा को राइट करना चाहते हैं। तो पहले से कि बनी हुई इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अरे कौन सी फाइल हट गई यार, अरे यार कौन सी फाइल हट गई? अच्छा, मेन डॉट जेएसपी हट गई थी, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। अरे इतनी बड़ी फाइल है कि ये हैंग हो रहा है फिलहाल, तो गो टू रिसाइकल बिन, तो इतना जाएगा कोई ना, तो चलो डिलीट होती रहेगी। मैं एक नई फाइल ही बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ, वो फाइल हट गया। तो मैं JS.MP4 वाली फाइल जो है ना, यहाँ पर राइट करना चाहता हूँ ना, तो ये सारा कोड मैं हटा लेता हूँ एक बार। आई थिंक मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो fs डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम, और मैं राइट करना चाहता हूँ इसी डायरेक्टरी में, ये फाइल बनाना चाहता हूँ मैं। राइट स्ट्रीम नाम की वेरिएबल में इसको स्टोर करवा लेता हूँ, तो और बाकी कोड में इसको कमेंट कर लेता हूँ। तो देखो, जो मैंने सिर्फ स्ट्रीम में क्रिएट करी है ना, उससे ही बहुत कुछ हो जाएगा। तो जब ये रीड स्ट्रीम वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा कि ए ड्राइव में जो ये फाइल है ओपन हो जाएगी। उसको fd नाम से एक फाइल डिस्क्रिप्टर, एक नंबर भी मिल जाएगा। जब कोड हमारे इस जगह पर आएगा तो क्या होगा कि ये देखेगा इस डायरेक्टरी में क्या इस नाम से कोई फाइल बनी हुई है। फिलहाल तो नहीं बनी हुई, नहीं बनी हुई तो ये फाइल बना देगा, फाइल बना देगा। और अगर मान लो कोई पहले से फाइल होती भी सही ना, मान लो कि अगर फाइल पहले से होती भी सही, अगर होती तो उसके अंदर जो कंटेंट है ना उसको ये ख़त्म भी कर देता, पहले वाला डेटा हटा भी देता है ये। ठीक है, पहले मैं सिर्फ इतना प्रोग्राम ही रन करता हूँ। तो जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया तो देखो JS.MP4 वाली फाइल बन गई है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, सही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें डेटा को रीड करना है। पहला चंक का डेटा रीड हो गया, अब हमें क्या करना है? जैसे चंक का डेटा आया, हमें स्ट्रीम की हेल्प से डेटा को राइट भी करना है। तो राइट स्ट्रीम डॉट राइट। ठीक है, राइट नाम के मेथड से हम राइट कर सकते हैं। इसमें हमें क्या राइट करना है? डेटा को राइट करना है। ये देखो, ये वाला जो तरीका बिल्कुल ठीक है। तो पहली बार जब चंक का डेटा आएगा, ये देखेगा कि क्या फाइल बनी हुई है। फाइल नहीं बनी हुई तो फाइल बना देगा और डेटा डाल देगा। अब जब नेक्स्ट चंक आएगा तो ये दोबारा से फाइल नहीं बनाएगा और डेटा को हटाएगा भी नहीं है। ठीक है, इसको पता है कि इसने ही ये फाइल बनाई थी, इसी ऑपरेशन में ही बनाई थी। ठीक है, तो ये डेटा जो आ चुका होगा ना, पहले वाला डेटा, उसको हटाएगा नहीं है, उसी में अपेंड भी कर देगा इस बार तो। ठीक है, क्योंकि एक ही फाइल इसको पता है,
इसने अभी अभी बनाई है, पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ नहीं है, ठीक है। हम ये जो चीज़ है ना बहुत सही है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो अब जो टाइम जो लग रहा था ना बार बार फाइल ओपन होना क्लोज होना, अब वो नहीं लगेगा। और मैं मेमोरी इंस्पेक्टर वाला टैब ओपन कर लेता हूँ साथ में, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, एंटर प्रेस किया, तो देखो मेमोरी हमारी 6 पॉइंट समथिंग से 7.7 तक आ गई है, लगभग 1 GB बढ़ गया। और इस बार देखो फाइल भी जल्दी राइट हो गया है। तो मैं टाइम वाला जो कोड है ना ये लिख भी लेता हूँ, ठीक है, ये वाला कोड। और प्रेस किया, तो मेमोरी तो लगभग 1 GB बढ़ी है, बट टाइम जो है ना वो कम लगेगा। कितना कम लगेगा देखो, 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड लगे। पहले 42 सेकेंड लग रहे थे जब हम राइट स्ट्रीम का यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो राइट स्ट्रीम ने कैसे करा कि मतलब फाइल ओपन क्लोज नहीं हुई, तो बहुत सही है। लेकिन मेमोरी जो है ना वो 1 GB तक जा रही है, वो गलत हो रहा है। ये देखो मेमोरी जो है वो 8 GB तक पहुंच जाएगी, लगभग 7.9 तक पहुंच गई, जो कि गलत है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये है मतलब मेमोरी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये सब हो रहा है राइट स्ट्रीम की वजह से, है ना। तो देखो रीड स्ट्रीम के अंदर जो इंटरनल बफर होता है वो होता है 64 GB, 64 KB का। और जो राइट स्ट्रीम का इंटरनल बफर होता है वो होता है 16 KB का। तो होता क्या है कि जैसे ही इसका डेटा आया ना 64 KB का, तो हमारा राइट स्ट्रीम की बफर के अंदर वो 64 KB का डेटा डल भी चुका है। और इसका इंटरनल बफर होता ही सिर्फ 16 KB का है, ठीक है। वो जैसे पार भी हो गया ना, फिर भी क्या होएगा कि ये राइट नहीं करेगा, राइट स्ट्रीम वाला डेटा है वो राइट नहीं करेगा। इसके ऊपर बेशक हम कितना भी डेटा डालते जाए, ये राइट करेगा ही नहीं। जब तक अ, मान लो कि चलो यहाँ पर मैं हाईएस्ट वाटर मार्क 16 KB भी कर दूँ अगर, ठीक है, 16 KB भी कर दूँ, तो 16 KB, तो 1 KB के अंदर हो 1024 बाइट्स, ठीक है। तो आएगा 24 बाइट्स, हाँ ठीक है। तो अभी भी जो है ना, जैसे इस पे पहला चंक आया 16 KB का, ठीक है, इस पे आ जाएगा, इसके इंटरनल बफर में आ जाएगा 16 KB, बट ये राइट नहीं करेगा अभी भी। नेक्स्ट चंक आया 16 KB और टोटल होगा 32 KB। उसके बाद नेक्स्ट चंक आया, फिर ये राइट नहीं करेगा 64, वैसे ऐसे बढ़ता जाएगा। राइट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये चाहता है कि ना इसको थोड़ा टाइम मिले, राइट स्ट्रीम को थोड़ा टाइम मिले। मतलब रीड स्ट्रीम का डेटा जो है ना थोड़ी देर के लिए रुक जाए, अगर मतलब अगर ऊपर से कोई डेटा डालने वाला नहीं होएगा ना, तो ही जाके राइट कर देगा, ठीक है। तो ये चक्कर है। इस वजह से इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे राइट स्ट्रीम के अंदर ना एक ही बारी में लगभग 1.5 GB का डेटा, ये जो हमारी फाइल थी वो 1.5 GB की थी, तो चंक बाय चंक करते करते राइट स्ट्रीम पर 1.5 GB का डेटा आ गया। इसने राइट ही नहीं करा था। जब पूरा का पूरा रीड स्ट्रीम का डेटा रीड करना बंद हो गया ना, जब वो कंप्लीट हो गया, तब जाके इसने राइट करना शुरू किया। इसीलिए पूरा का पूरा 1.5 GB का जो डेटा है ना वो पूरा का पूरा मेमोरी में लोड हुआ, इसलिए मेमोरी में इंक्रीज हुआ, ठीक है, इस वजह से। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि जब इंटरनल बफर 16 KB का अगर कंप्लीट हो जाए ना, तो ये अगर किसी तरीके से रीड स्ट्रीम को कह दे कि भाई तू रुक जा, अभी मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, मेरे पास जो खुद का डेटा है ना वो मेरे को पहले राइट करने दे तू, ठीक है। अगर ये बता पाए राइट स्ट्रीम, तो जो है ना रीड स्ट्रीम को हम रोक देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जब हम ये रीड राइट स्ट्रीम को राइट करते हैं ना, तो हमें ना एक चीज़ ये रिटर्न भी करता है। ये क्या रिटर्न करता है? ये बताता है कि इसका जो इंटरनल बफर है ना, क्या वो कम भर चुका है या नहीं भरा, ट्रू या फॉल्स से रिटर्न करता है, ठीक है। ये रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स। अगर मान लो 16 KB आया, 16 KB हमने इस पे रख दिया, तो यानी कि इसका इंटरनल बफर भर चुका है, तो ये रिटर्न करेगा कि हाँ मेरा जो इंटरनल बफर भर चुका है, मैं जो हूँ अब खाली नहीं हूँ, ठीक है। ये रिटर्न करते हैं कि ये खाली है या नहीं है। तो हम एक वेरिएबल बना दीजिए एम्प्टी नाम से, तो ये राइट रिटर्न करेगी क्या इसका इंटरनल बफर खाली है या नहीं है। जैसे 16 KB आया, 16 KB इसमें डल गया, तो ये क्या कहेगा, क्या ये खाली है? नहीं, ये खाली नहीं है, तो रिटर्न होगा फॉल्स, कि अब ये खाली नहीं है। यानी कि अगर ये खाली नहीं है ना, इस टाइम पर हमें क्या करना है, अ, इस टाइम पर हमें रीड स्ट्रीम को रोकना है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं है ना, तो हमें क्या करना है, इफ इज नॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हमें रीड स्ट्रीम को रोकना है। उसके लिए हमारे पास रीड स्ट्रीम पर एक मेथड होता है पॉज करके, ठीक है। जब अगर हम ये कॉल कर देंगे ना, तो हमारा रीड स्ट्रीम का डेटा रीड करना बंद कर देगा, ठीक है। जैसे ही ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा ना, मतलब ये रुक ही जाएगा बेसिकली पॉज करने पर, तो हमारा राइट स्ट्रीम जो है वो डेटा राइट कर लेगा, ठीक है। एक बार मैं क्या करता हूँ,
MP4 वाली फाइल वाली हटा भी देता हूँ पहले से। और मेरा कंप्यूटर फिर हैंग होगा एक बार। हो जा भाई, हैंग मत हो। कोई ना, दवाई फाइल हट जाए एक बार, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हट गई। और अब क्या होगा कि पहला चंक का डेटा आएगा ना, वो तो राइट हो जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये प्रोग्राम मैंने रन किया, खत्म भी हो गया। ये वाली फाइल बनी, इसको मैं अब एरर अकड़, अभी एरर इसलिए अकड़ हो रहा है क्योंकि ना हमने पूरी की पूरी फाइल आ नहीं पाई है ढंग से, इसलिए ये एरर हो रहा है। ठीक है, सिर्फ पहला चंक आया, और पहले चंक में हो सकता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, इस फाइल के लिए इसलिए तो एक्चुअली क्या कि पहला चंक तो आ चुका है, बट अब हम क्या चाहते हैं कि पहला चंक आने के बाद ना फिर मैं देखता हूँ ये वाला कोड मेरा रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। रन तो हो ही रहा होगा, तभी तो हमारा प्रोजेक्ट प्रोसेस जल्दी बंद हो गया। तो हमें क्या करें, जब पहला चंक जब ये राइट भी कर देना, अब हम ये तो रुक गया रीड स्ट्रीम, अब ये राइट करेगा। अब जब ये राइट कर दे तो दोबारा से रीड स्ट्रीम चालू भी हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास राइट स्ट्रीम के ऊपर एक मेथड होता है ट्रेन करके, इवेंट होता है, सॉरी, इवेंट होता है ट्रेन करके। ये तब तब चलता है जब जब राइट स्ट्रीम जो है ना राइट करके आ जाता है ना, अपना इंटरनल बफर खाली कर देता है ना, तब। ठीक है, तब तब चलता है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर कर सकते हैं कि रीड स्ट्रीम को दोबारा से चालू कर सकते हैं, रीड स्ट्रीम डॉट रिज्यूम। ठीक है, रिज्यूम कर सकते हैं, तो इस तरीके से। अब मैं चलाता हूँ इस कोड, तो देखो हमारा कोड दोबारा चलो, मैं मेमोरी इंस्पेक्टर टैब दिखाऊँ तो 7.3 GB, इस बार लगभग 8 GB तक तो नहीं जा रही है, 7.7 तक जरूर पहुँच जाइए। तो आई थिंक कुछ तो इशू हुआ होगा, फिर से चेक करते हैं। 7.3, 7.4, 7.5, ओके, तो 7.5 GB तक गया, मतलब लेकिन फिर भी 8 GB तक नहीं गया। ठीक है, आधा GB ही बढ़ा है, और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, पहले 5 सेकंड लग रहे थे, अब 11 सेकंड लगे हैं। ठीक है, यानी क्योंकि 16-16 KB करके ही हमारा जो डेटा है ना वो मेमोरी में जा रहा है। ठीक है, हमने 16-16 KB कर रखा है ना, इसलिए 16-16 KB करके ही डेटा मेमोरी में जा रहा है, वो राइट हो रहा है। और हमारी रीड स्ट्रीम बंद होती है जब पूरा राइट हो जाता है, तब हमारी रीड स्ट्रीम दोबारा चालू हो जाती है। तो इस तरीके से लूप में काम हो रहा है। तो यानी कि हमने रीड स्ट्रीम और राइट स्ट्रीम की हेल्प से पूरा डेटा राइट करना सीख लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रीम्स के टाइप। तो टाइप तो हमने देख ही लिए, रीड स्ट्रीम है, राइट स्ट्रीम है। रीड स्ट्रीम राइट स्ट्रीम के अलावा दो स्ट्रीम और होती है, एक होती है डुप्लेक्स स्ट्रीम, और एक होती है ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम। तो डुप्लेक्स स्ट्रीम तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पर दो स्ट्रीम अलग से बनानी पड़ रही है, रीड स्ट्रीम और राइट स्ट्रीम। डुप्लेक्स स्ट्रीम मतलब एक ही स्ट्रीम होती है, वो रीड भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है। ठीक है, और एक मतलब तीन स्ट्रीम होगी टोटल, और एक होती है ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम। ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम क्या होती है, ये भी डुप्लेक्स स्ट्रीम ही होती है एक तरह से, बट क्या होता है, थोड़ा फर्क होता है। डुप्लेक्स स्ट्रीम जो ये जो चीज़ रीड करती है ना, बट जो चीज़ें राइट मतलब रीड तो वही करेगी जो फाइल में है, बट ये राइट करेगी वो थोड़ा सा चेंज करके राइट करेगी, ट्रांसफॉर्म करके राइट करेगी। तो इसलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्म स्ट्रीम है। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल ये। अब हम आते हैं वर्क यूजिंग दिस। तो हमने एफ एस मॉड्यूल की हेल्प से हम कैसे रीड और राइट कर सकते हैं, रीडेबल स्ट्रीम, राइटेबल स्ट्रीम। अब हम देखते हैं पाइप और पाइपलाइन मेथड, ये क्या चीज़ है। तो ये देखो, रीड राइट करने के लिए हमने इतना कोड लिखा था। अब इतने कोड को भी हम ना लिखें, उसके लिए हमारे पास होता है पाइप मेथड। उसके लिए हम क्या करते हैं, रीड स्ट्रीम के ऊपर हम पाइप मेथड लगाते हैं, रीड स्ट्रीम डॉट पाइप। तो हम रीड स्ट्रीम पे भी लगा सकते हैं, राइट स्ट्रीम पे भी लगा सकते हैं, बट राइट स्ट्रीम वाला कुछ करेगा ही नहीं, मे बी एरर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम पाइप कर सकते हैं, पाइप मेथड में हम एक एक स्ट्रीम के ऊपर दूसरी स्ट्रीम डाल सकते हैं। रीड स्ट्रीम के ऊपर हम राइट स्ट्रीम डालेंगे। ठीक है, तो राइट स्ट्रीम, बस। अब जैसे मैंने इतना कोड लिख दिया ना, ये क्या करेगा, रीड स्ट्रीम का डेटा लेगा, राइट स्ट्रीम में डालेगा। जब इसका इंटरनल बफर भर जाएगा तब रीड स्ट्रीम को ये बंद कर देगा। अब राइट स्ट्रीम जब अपना डेटा इंटरनल बफर से फाइल में राइट कर देगा, तब ये दोबारा से रीड स्ट्रीम को चालू कर देगा। तो इस तरीके से लूप में लगा रहेगा, और हमारा रीडिंग राइटिंग का काम कंप्लीट कर लेगा। यानी कि हमें वो खुद से कोड नहीं लिखना पड़ा 10-12 लाइन का। हमें इसको रन करता है इस प्रोजेक्ट को। तो टाइम देखते, टाइम तो अभी भी ये शायद उतना ही लेगा,
देखते थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है बेशक, और मेमोरी भी ज़्यादा नहीं लेगा, 7.6 है, आधा GB इसने लिया अभी भी, ठीक है। और टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, हाँ 12 सेकंड, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो पाइप मेथड सही है, हमें कोड खुद से नहीं लिखना पड़ा वो सारा। एक होता है पाइपलाइन मेथड, ठीक है, एक होता है पाइपलाइन। इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली अभी क्या हुआ, हमने पाइप मेथड का जब यूज कर रहा है, रीड स्ट्रीम से राइट स्ट्रीम में जब डेटा राइट हुआ है, सही हो रहा है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि अगर रीड करते टाइम अगर कोई एरर आ जाता है ना, तो क्या होगा कि ना हमारा एरर आने पर हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रैश हो जाएगा, हमारा नोड जेएस की एप्लीकेशन जो है ना वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इस पाइप मेथड के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एरर आने पर उस एरर को ये हैंडल कर ले, ठीक है। वैसे हम हैंडल कर सकते हैं, अलग से हैंडल कर सकते हैं। तो रीड स्ट्रीम पर ही एक मेथड होता है, एक इवेंट होता है एरर नाम से। ये कब एग्जीक्यूट, ये कब चलता है, ये तब चलता है जब कोई एरर आ जाए रीड के टाइम पर, ठीक है। एरर अकर, ठीक है। अब जो मैंने इतना लिख लिया ना, अब फिलहाल तो ये कोड एरर हमारा आने ही नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि हम रेड कर रहे हैं और अभी तक भी कोई एरर आया नहीं रेड करते टाइम, तो ये चलना ही नहीं है वर्क तो। बट हम खुद से एरर ला सकते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है एक फंक्शन होता है, रेड स्ट्रीम के ऊपर है, रेड स्ट्रीम डॉट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय हम जब करेंगे ना तो एरर आ जाएगा, ठीक है। और एरर क्या, एरर का मैसेज भी हम पास कर सकते हैं, एरर आ गया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर वो एरर आ जाता है। इसको मैं कंसोल करवा सकता हूँ बट छोड़ो। बट अभी क्या होगा कि ना पहले एरर आ जाएगा, ये मतलब ढंग से पता ही नहीं चलेगा हमें। और एक बार तो मैं ये सारा कोड, ये वाला एरर वाला जो है ना, इसको कम करता हूँ। हमने हैंडल नहीं करा, हमसे हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रॉय करा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो एरर आ गया, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको हैंडल कर लेंगे यहाँ पर एरर ना इवेंट से, तो कोई इशू नहीं आएगा। तो देखो एरर आया है, बट स्टिल हमारी फाइल फिर भी ठीक है, एरर आया। और ये उस टाइम जैसे एरर आता है ना, तो ये रीडिंग वाला काम बंद हो जाता है, ठीक है। बट रीडिंग वाला काम बंद हो गया, लेकिन अगर मान लो कोई और कोड होता, मान लो सेट इंटरवल नाम से मैं चाहता हूँ कि हर 1 सेकंड पर ना मैं कंसोल करना चाहता हूँ, चले जाओ चले जाओ, चलते चलो, ठीक है। अब मैं इस सेट को रन करता हूँ, तो देखो ये चलते चलो, यानी कि मेरा जो नोड जेएस का जो एप्लीकेशन है ये क्रैश नहीं हुआ। रीड स्ट्रीम पर एरर आ गया, उसको मैंने हैंडल कर लिया, और रीड स्ट्रीम उस टाइम बंद भी होगी, लेकिन बाकी का कोड चलता जाएगा। अगर हम इसको हैंडल ना करते ना यहाँ पर, मैं दोबारा से इस थ्रेड को रन करूँ, क्या होगा, जैसे ही एरर आया ना हमारा एप्लीकेशन ही क्रैश हो गया, हमारा आगे कोड रन ही नहीं हुआ, ये वाला सेट इंटरवल चल ही नहीं रहा, बंद ही हो गया। तो हमें इसे हैंडल करना होता है, हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पाइपलाइन मेथड। तो पाइपलाइन मेथड क्या करता है, पाइपलाइन मेथड के अंदर हम पास कर सकते हैं हमारी स्ट्रीम्स को। हमने पास करी रीड स्ट्रीम, हमने पास करी राइट स्ट्रीम। राइट स्ट्रीम, इसके अंदर हम मल्टीपल स्ट्रीम्स पास कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये क्या है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका जो थर्ड आर्गुमेंट है ना अब यहाँ पर, ये होता है कॉल बैक फंक्शन। और ये यही कॉल बैक फंक्शन है जो हमने यहाँ पर एरर के अंदर बनाया है ना, यही वाला, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करता है, ये हैंडल भी कर लेता है, अगर कोई एरर आ जाता है ना तो ये हैंडल भी कर लेता है, और हमारा एप्लीकेशन क्रैश नहीं होता। तो मैं रजिस्ट्री डॉट और एरर वाले इवेंट ये हटा भी दूँ और पाइप मेथड यूज नहीं करता अब, ठीक है। और अब मैं अपना प्रोजेक्ट रन करूँ, तो देखो एरर आया बट हमारा प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो पाइपलाइन मेथड बस यही है, आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ। तो इतना हो गया है। अब उसके बाद है रीडिंग एंड राइटिंग यूजिंग एफ एस प्रोमिस मॉड्यूल, ठीक है। ये क्या चीज़ है बता देता हूँ। देखो अभी तक जो हमने रीड स्ट्रीम राइट स्ट्रीम करा है ना, वो हमने एफ एस मॉड्यूल की हेल्प से करा है। एफ एस तो ठीक है, एफ एस ही है, बाद में भी एफ एस मॉड्यूल से ही करूँगा। बट एफ एस के अंदर एक प्रोमिस करके एक होती है, प्रोमिस, ठीक है। अब देखो मैं सारा कोड हटा रहा हूँ एक बार, सारा तो नहीं, ये हटा देता हूँ। और ये वाला कोड मैं कमेंट कर लेता हूँ, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो दोबारा से प्रोमिस वाले से मैंने एफ एस को इम्पोर्ट करा है,
हम मान लो स्ट्रीम बनानी है तो हम कैसे बना दें, fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। लेकिन अब तक कोई सजेशन ही नहीं आ रही है ना। लेकिन अगर मैं प्रोमिस से हटा दूंगा ना, fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम, अब अवेलेबल है ये मेथड्स, ठीक है, बट प्रोमिस वाले पर नहीं है, ठीक है। तो प्रोमिस वाले पर हम कैसे ला सकते हैं इस मेथड को, तो हम क्या करना होगा, अब हमें जिस फाइल पर रीड स्ट्रीम या राइट स्ट्रीम करना है ना, तो उस फाइल को हमें पहले ओपन करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ओपन, fs डॉट ओपन करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। इसमें हमें उस फाइल का नाम देना होता है। अब मैं क्या ओपन करना चाहता हूँ, मैं इस फाइल को ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस फाइल को ओपन करा, ये रीड मोड में फाइल को ओपन करता है, ठीक है। मैं इसको ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक्चुअली प्रोमिस रिटर्न करेगा, तो हमें इसे अवेट कराना पड़ेगा, हमें इसका रिजल्ट गेट करना पड़ेगा। और फाइल कंट्रोलर मैंने इस वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब मैं आपको कंसोल करवा के दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। इस पर वेट रन करते हैं, तो ये देखो फिलहाल तो एरर आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओके, नो सच मॉड्यूल, अच्छा मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, प्रो मैसेज, ओके, अब सही चलेगा, हाँ, ठीक है। तो ये फाइल हैंडल मैंने कंसोल करवाया, अच्छा इसका फाइल हैंडल, फाइल कंट्रोलर एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया। तो बेसिकली इतने कोड से क्या हुआ है, इतने कोड से ना हमारी फाइल जो है ना वो ओपन हो चुकी है, ये वाली फाइल जो है ना ओपन हो गई है, और उसको एक फाइल डिस्क्रिप्टर भी मिल चुका है, उसको एक नंबर भी मिल चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, ठीक है। अभी जो फाइल कंट्रोलर है ना, इसके ऊपर है पड़ा क्रिएट राइट स्ट्रीम वाला मेथड, क्रिएट रीड स्ट्रीम, इसके ऊपर ये सारे मेथड्स है पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। तो आगे तो सेम ही रहेगा कोड, मैं ये सारा कंट्रोल कंट्रोल कर लूँ, क्रिएट रीड स्ट्रीम। तो अब हम जब रीड स्ट्रीम अब कर रहे हैं ना, तो अब हमें कोई फाइल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले उस फाइल को ओपन कर लिया है, ठीक है। और ठीक है, हमने रीड तो अब हो जाएगा, अब हम राइट करना है, तो राइट करने के लिए मैं दूसरी फाइल में राइट करना चाहता हूँ, तो फाइल कंट्रोलर, फाइल रीड कंट्रोलर में नाम दे देता हूँ इसका, फाइल रीड कंट्रोलर, और इसका नाम मैं देता हूँ फाइल राइट कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा, तो अगर राइट कर रहा हूँ तो बेसिकली वो फाइल बनी ही नहीं होगी। यहाँ पर मैं मान लो कुछ भी एक ऐसी फाइल बना देता हूँ, और हमें यहाँ पर दोनों जो कंट्रोलर है ना, उनकी मुझे स्ट्रीम्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ उधर से, रीड स्ट्रीम, और मैं बना लेता हूँ, अब मैं बनाता हूँ राइट स्ट्रीम, ठीक है। राइट स्ट्रीम रीड स्ट्रीम दोनों बन गया, अब एफ एस नहीं है, यहाँ पर है फाइल राइट कंट्रोलर, और मुझे पाथ देने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इतना ही कोड लिखा है, और चेक करते हैं कि क्या ये कोड वर्क करेगा, ठीक है। वर्क दिखा देता हूँ, एक्चुअली ये वर्क नहीं करेगा, तो एरर आ गया। सो एरर आ गया, और ये कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये कह रहा है कि कोई फाइल और डायरेक्टरी है ही नहीं। ठीक बात है, ये फाइल है ही नहीं ना, हमने तो ओपन किया बट ये फाइल है ही नहीं एक्चुअली में। तो हमें यहाँ पर राइट मोड में इसे डब्ल्यू बस, इसके लिए मुझे इसे मोड बताना होता है कि किस मोड में इस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं इसे राइट मोड में ओपन करना चाहता हूँ, तो अब कोई एरर नहीं आएगा। अब क्या होगा कि ये वाली फाइल बन भी गई होगी यहाँ पर वो सॉरी बनी नहीं होगी, हम इस पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इस फाइल को मैं, इस कोड को मैं पाइपलाइन मेथड से, पाइप मेथड से रन करके देखिए, पाइपलाइन से कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं डालूंगा मेरी रीड स्ट्रीम और राइट स्ट्रीम, अब देखते हैं, आई थिंक कुछ गड़बड़ी हो सकती है, देखते हैं। तो द स्ट्रीम्स प्रॉपर्टी मस्ट बी ऑफ टाइप फंक्शन रिसीव्ड एन इंस्टेंस ऑफ राइट स्ट्रीम, तो यहाँ पर गलती हो तो रही है, मे बी मुझे यहाँ पर जो आर्गुमेंट था ना वो गलत डल रहा है, मुझे लग रहा है मोड गलत डल रहा है, या फिर पाइप मेथड का यूज करके देख लेते हैं एक बार। ओहो, ये तो प्रोमिस वाला जो चीज़ है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, इसलिए यहाँ पे गलती हो रही है। रीड स्ट्रीम डॉट पाइप राइट स्ट्रीम, राइट स्ट्रीम,
ओके, ठीक है, अब कोई गलती नहीं, अब ये सही वर्क कर रहा है। तो अभी क्या करेगा, अरे एक्चुअली मैंने फाइल गलत जगह पर बना दी थी, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। तो ठीक है, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फाइल्स को स्ट्रीम्स बनाई है, और इस फ़ोल्डर में मैंने ये वाली फ़ाइल बनाई नहीं। अब एरर आ रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, है ना? इस जगह पे कोई फ़ाइल है ही नहीं। तो इनको एक्चुअली डब्ल्यू प्लस ही करना था, मैंने गलत कर दिया था। अब देखते हैं, अब एरर नहीं आएगा। अब ये फ़ाइल हमारी बन चुकी है, ठीक है? ये वाली फ़ाइल बन चुकी है। अब मैं पाइप मेथड लगा देता हूँ, या इस वाली फ़ाइल को डिलीट भी कर दूँगा, सेव वर्क करेगा, ठीक है? और इस कोड को रन करते हैं। अब हमारी फ़ाइल बन गई है, और रीड स्ट्रीम से डेटा राइट स्ट्रीम में जा भी रहा है, और इसके अंदर जा भी रहा है वो डेटा, ठीक है? ये हमारा कंप्लीट भी हो गया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रोमिसेस से जब एफएस को इंपोर्ट करवाते हैं, तब हमें पहले उस फाइल्स को ओपन करना होता है, ठीक है? ओपन करने के बाद हमें रीड स्ट्रीम और राइट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। वैसे थोड़ा सा यही डिफरेंस था बस। ओके, आई थिंक मैंने सभी टॉपिक्स कवर कर ही लिए हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।